हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग राम शरण शर्मा जी द्वारा लिखित प्रारंभिक भारत का परिचय नाम का जो किताब है उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे साथियों के लिए ये जो किताब है प्रारंभिक भारत का परिचय, उनके पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही अन्य कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत जो है इस बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान वीडियो में हम लोग इस अध्याय को सिर्फ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इस अध्याय से कई सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है मेंस के एग्जाम में भी पूछ दिए गए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहला ही सवाल यहाँ बन जाएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन जो है महत्वपूर्ण है कैसे या क्यों महत्वपूर्ण है ना। इससे हमें जानकारी मिलती है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यानी जैसे ही हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें जो है इस बात की जानकारी हो जाती है कि मानव समुदायों ने जो हमारे देश में है कैसे प्राचीन संस्कृतियों का विकास किया है ना, कब किया, कहाँ किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की। आप जानते हैं कि कृषि के खोज से पहले, कृषि के ज्ञान से पहले हम मानव घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे। एक जगह से दूसरे जगह घूमकर जो है उस जंगल से जो है एक जंगल से दूसरे जंगल जाना, वहाँ के फल मूल कंद जो है उसको खाना। यदि यहाँ एक जगह का ख़त्म हो गया है तो साथ ही जो है जानवरों को मार के खाना। लेकिन जैसे ही कृषि का हमें ज्ञान हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, तो फिर जो है हम स्थिर हो पाए, हम स्थायी हो पाए। तो इससे मालूम होता है, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से मालूम हो पाता है कि जो है उन लोगों ने कैसे जो है कृषि की शुरुआत की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। जब हम पढ़ते हैं भारत के प्राचीन इतिहास को तो अवगत हो पाते हैं। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की और कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं अपने भारत के प्राचीनतम इतिहास को, तब तक तो इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे, है ना। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अध्ययन करना। कोई समुदाय तब तक जो है सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। आपने जाना है ना कि सूबोपली ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कोई जो है समुदाय सभ्य यदि कहता है तो उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। भाषा का जो है पूरा विकास हो गया हो, जिससे एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता हो, साथ में जो है पढ़ी और लिखी जाती हो चीज़ें, तो कहेंगे कि वह जो है समुदाय क्या हो गया, सभ्य हो गया। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित है उन सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में हमारे देश के लोग सभ्य थे, है ना, विकसित सभ्यता थी, समझदार थे, ज्ञानी थे। तो उन्हीं लिपियों से जो है आज की लिपियां जो प्रचलन में है उनका विकास हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। भाषाएं भी जो है प्राचीनतम भाषाओं से डेवलप हुई हैं। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई हैं, है ना, कई युगों में विकसित हुई हैं। अब है अनेकता में एकता।
प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। पढ़ेंगे तो पूरा जो है इंटरेस्टेड मिलेगा आपको हिस्ट्री। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। ये लोग जो है भाई आर्यों का आक्रमण होता है सिंधु घाटी सभ्यता पर, यूनानी आते हैं या भारत में जो है शक आते हैं, हूण आते हैं, तुर्क आते हैं, ये सब आते हैं तो आक्रमणकारी के रूप में आए या जो है भ्रमण के रूप में आए, जैसे भी आए, लेकिन भारत के जो हवा है, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो कल्चर है ना, यहाँ का जो प्राकृतिक मनोरम है, उससे इतना आकर्षित हो जाते हैं कि यहीं पे वो रह बस गए। ऐसा आपको दिखाई देगा जब आप पढ़ेंगे इतिहास को। तो प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। और ऐसा नहीं है कि ये लोग आए तो बस हमारे यहाँ से सिर्फ ले कर गए, नहीं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ दिया। भाई आपको प्राचीनतम जो मकान, बिल्डिंग, शिल्पकला उसमें दिखाई देगा, वास्तुकला दिखाई देगा भवनों वगैरह में, तो कहीं कहीं के शिल्पकला के आधार पर डेवलप है। साहित्य जो है वो आपको दिखाई देगा। तो जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक हमारे सामाजिक व्यवस्था को, हमारे शिल्पकला, वास्तुकला, खान पान, रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा, इन सभी चीज़ों को जो है इन लोगों ने प्रभावित करने का कार्य किया और हमारे यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को अपने देश लेकर गए। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान नहीं सकते। ऐसे घुल मिल गए एकदम, है ना, साफ नीर छिरवत हो गए। पानी में दूध में जैसे पानी मिल जाता है ना, ऐसे मिल गया है एकदम कल्चर कि साफ साफ आप पहचान नहीं पाएंगे। इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए। जो भी सांस्कृतिक उपादान है, कल्चरल फैक्टर है ना, धर्म, भाषा, भोजन की आदत या आवास या परिवहन या पोशाक के तमाम तरह के जो फैक्टर्स हैं, ये सब जो है मिल गए हैं एकदम। ये जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसका एक विलक्षण है कि सभी संस्कृतियां मिल गई हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। जो आर्य सांस्कृतिक उपादान हैं वो जो उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति है। उत्तर भारत में आप अवगत हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है आर्यों का आक्रमण होता है ना। मैक्स मुलर के बारे में आप जानते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो निवास स्थान है यूरेशिया बताया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर आते हैं, वहाँ पे जो सप्त सिंधु प्रदेश है उसको अपने कब्जे में लेते हैं। वो ब्रह्मवर्त उसको कहते हैं, आपको मैंने बताया था 6 का जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो। और उसके बाद से जो है पूरे उत्तर भारत पे अपना कब्जा स्थापित करके उसको आर्यावर्त कहते हैं। तो उत्तर भारत में आपको वेद मिलेंगे, वेदों का प्रभाव जहाँ ज़्यादातर मिलेगा, संस्कृत मूलक संस्कृति का प्रभाव मिलेगा। तो उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति का अंग वहाँ है। तो प्राक आर्य जातियाँ जो है उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हुए हैं, है ना। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृत इतर भाषाओं के, यानी जो द्रविड़ भाषा है, मुंडा भाषा है या संस्कृत से अलग जो भाषाएं हैं, उनके बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। आप जानते हैं कि वैदिक काल कब से कब तक का है। वैदिक काल को तो सबसे पहले जो है 2 भागों में बांटा गया है, आप अवगत हैं। कौन सा? एक तो है ऋग वैदिक काल, जिसका समय मिलता है कब से कब तक, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और एक दूसरा मिलता है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक।
तो वही कह रहा है कि जिन वैदिक कालों का समय 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है ना, उस वैदिक उन वेदों में ये बात कह रहा है कि जो द्रविड़ है, मुंडा है, या जो संस्कृतेतर भाषाएं हैं वे पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कृत में वेदों की रचना हुई है ना, तो संस्कृत में वेद की रचना हुई है, तो संस्कृत के शब्द में, संस्कृत के अंतर्गत जो है ये द्रविड़ और मुंडा भाषाएं या संस्कृतेतर जो भाषाएं उनके शब्द हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि संस्कृत से पहले इन भाषाओं का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। यदि कोई कहता है कि जो है भारत की जितनी भाषाएं हैं उसका जननी संस्कृत है, तो गलत बोल रहा है। उसको ये पता नहीं कि संस्कृत में खुद द्रविड़ और मुंडा जो है भाषाएं या जो अन्य और भी हैं संस्कृतेतर भाषाएं, वो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, उन भाषाओं के शब्द हैं। तो इस चीज को समझना होगा। फिर कह रहा है कि ये जो शब्द है ना, ये शब्द प्रायद्वीपीय वैदिक एतर भारत से संबंध विचारों, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। यानी जो शब्द वो द्रविड़ और मुंडा या संस्कृतेतर जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, ये शब्द जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत समझ रहे हैं? प्रायद्वीप का मतलब होता है कि तीन ओर से जो है किससे, सागरों और महासागरों से जो घिरा हुआ भूभाग होता है उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ प्रायद्वीपीय भारत का मतलब हो गया, उसमें भारत आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव सब आ गया, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ये आते हैं। थोड़ा समझिए, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप में मैंने क्या कहा कि तीन ओर से जो है सागर और महासागर से घिरा हुआ जो भूभाग है उसी को कहेंगे प्रायद्वीप। एक होता है महाद्वीप, कंटिनेंट जिसको कहते हैं, क्या होता है, महाद्वीप, ये भी समझ लीजिए। चारों ओर से जो है सागर और महासागर से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं महाद्वीप, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। और एक और होता है जिसको कहते हैं उप महाद्वीप। उप, इसके पहले उप लगा लेंगे तो हो जाएगा उप महाद्वीप। तो पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग है जो किसी महाद्वीप का हिस्सा तो है, फिर भी जो है प्राकृतिक रूप से उसमें भिन्नता है, वो अलग चीज प्रतीत होता है, तो उसको कहेंगे उप महाद्वीप। जैसे भारत के लिए बात किया जाए, भारतीय जो उप महाद्वीप है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ना, लेकिन जो है प्राकृतिक रूप से जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो इसको क्या करती है, अलग करती है, एशिया से अलग करती है भारत को। तो भारत जो है उप महाद्वीप भी हो जाएगा। तो ये समझिए, तो कह रहा है क्या, यहाँ बात करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत और भी जानेंगे डिटेल्स में कि जो शब्द है ना प्रायद्वीप और वैदिकेतर भारत, वैदिक यानी वैदिक काल के अलावा जो भारत है, वैदिक जो जहाँ पे वेदों का उतना प्रभाव नहीं दिखाई देता है, उससे जो वैदिकेतर भारत से जो संबंध विचार हैं, संस्था है, उपदान, निवास, उसके द्योतक हैं। यानी इस तरह के भी भारत में रहे हैं जहाँ वेदों का प्रभाव नहीं रहा है, उस तरह की संस्थाएं रही हैं, उत्पादन रहे हैं, निवास रहे हैं, उसको दिखा रहा है वो। इसी प्रकार यानी वेद आदि और अनादि काल से नहीं है, सीधा सा स्पष्ट समझिए भारत के लिए। यानी वेदों के रचना से पहले, वैदिक सभ्यता स्थापित होने से पहले, वेदों के प्रभाव से पहले भी भारत में कुछ सभ्यताएं रही हैं जो पूर्णतः विकसित रही हैं, जो सभ्य रही हैं, डेवलप रही हैं, है ना। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक हैं। गंगा के मैदानों में जो संस्थाएं हैं या जो विकसित विचार हैं उनके उन संस्थाओं के जो है या उनके जो ग्रंथें हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में पाली और संस्कृत के शब्द आपको मिलेंगे। तो ये उसको सूचित कर रहा है। वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। जो तमिल ग्रंथ है ना, प्राचीनतम तमिल ग्रंथ, उसको कहते हैं संगम ग्रंथ, संगम साहित्य हैं। और उनका काल क्या है, 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो जो संगम नाम से प्रसिद्ध जो प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो है, जिस साहित्य के द्वारा हम जान पाते हैं या जो ज्ञात हो पाता है उसी को कहते हैं संगम साहित्य। संगम शब्द का मतलब होता है परिषद या गोष्ठी। तो जो भी तमिल कवि या जो विद्वान थे ना, वो इसी जो है परिषद या गोष्ठी में उसमें एकत्रित होते थे,
जो कवि थे अपनी कविताएं, लेखक अपनी रचनाओं को जो है उस संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे। जो परिषद होती थी, जो गोष्ठी होती थी, उसके समक्ष वे लोग क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। और जब वो रखते थे तो इसकी स्वीकृति जब संगम के द्वारा मिल जाती थी तभी उसका प्रकाशन हो पाता था। ऐसा नहीं कि जिसको मन में आया अपना एक अलग साहित्य, एक अलग इतिहास, एक अलग रचना उसने रच दिया, ऐसे नहीं होता था। समझ गए बात को? तभी उसको जो है वो प्रकाशन उसका हो पाता था उस रचना का, नहीं तो नहीं हो पाता था। तो इसका काल क्या रहा है जी? तो संगम साहित्य का संग्रह जो है लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के पूर्व ईस्वी के बीच में हुआ है ना? ये ध्यान रखिएगा आप। तो वही कह रहा है कि ये जो संगम साहित्य हैं या जो संगम नाम से जो प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल साहित्य हैं, उनमें भी पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं जो दिखा रहे हैं कि गंगा के मैदानों में विकसित विचार और संस्थाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी गंगा के मैदान की बात करें तो आप जानते हैं कि बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है ना? उसके साथ जो पश्चिम बंगाल है, इन सभी जगहों पे जो है गंगा के मैदान है। तो यहाँ भी तो संस्कृति डेवलप थी ना। आपने जो है नालंदा के बारे में पढ़ा है, तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला तो खैर वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में बात किया जाए, पंजाब वाले क्षेत्र में था। नालंदा और विक्रमशिला। तो यहाँ जो है पाली साहित्य आपको सम्राट अशोक के भी चीज़ों में देखिएगा प्राकृत पाली के शब्द मिलते हैं। बुद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं पाली में आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है संस्कृत डेवलप हुआ। तो पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक हैं। और वे जो शब्द हैं लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो रचित हैं संगम नाम से प्राचीनतम तमिल ग्रंथ, वे यहाँ भी मिलते हैं। यानी जो है ये बाद में आपको डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले जो है पाली और संस्कृत दिखाई देते हैं, उनका विकास हो चुका था। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहां प्राक आर्य जातियां बसी हुई हैं, अपना योगदान किया है। पूर्वांचल में प्राक आर्य जातियां बसी हैं तो उसने भी योगदान किया है। यहाँ के लोग, कहाँ के? पूर्वांचल की बात हो रही है। मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडा या कोल। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खंती जो डिगिंग स्टिक है आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं और ये मुंडा भाषाओं से लिए गए। लीजिए भाई, यानी जो है जो हिंद आर्य भाषाओं में जो फाहा, नौका, खंती जो शब्द मिलता है ना, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का प्रमाण है, उन्होंने सिद्ध किया है। फिर जो है यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा अवशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का है। यानी उसका ज़्यादा पूरा अवशेष है, मुंडा संस्कृति का कम है। तो ये दिखा रहा है कि भाई ये आर्यों के पहले मुंडा, मुंडा के पहले द्रविड़, है ना? उसके विकास के कालक्रम को दिखाया जा रहा है। आर्य संस्कृति के पहले मुंडा, फिर उसके पहले द्रविड़। तो विस्तृत चीज को बताया जा रहा है। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, किसमें? वैदिक भाषा में ध्वनात्मक का मतलब होता है ध्वनि से युक्त, शब्द से युक्त जो भी जो है परिवर्तन आपको लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है उनकी व्याख्या। तो वैदिक भाषा में जो भी शब्द हैं, जो ध्वनियां हैं, ये सब जो है यानी मुंडा और द्रविड़ से लिए गए हैं। बहुत सारे शब्द उसमें मिलेंगे। अब आइए, भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण
और प्रभाव प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चले हों, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। अलग अलग भाषाओं को आप मानते हैं, अलग अलग रीति रिवाज आपके कस्टम्स हैं, अलग अलग धर्म आपके हैं, है ना, भाषाएं आप अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, कॉमन है सबका। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। सेम लाइफ स्टाइल है, भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियाँ अलग हैं, है ना, रीति रिवाज अलग हैं, कोई मायने नहीं, धर्म अलग है, कोई मायने नहीं रही, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है ना, एक कॉमन लाइफ स्टाइल दिखाई देता है। यही तो जोड़ता है, गहरी एकता को दिखाता है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा, है ना। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष यानी भरतों का देश नाम दिया गया। जो आप अवगत हैं कि आपको एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था 6 का, तो मैंने बताया था कि भारत के जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग हैं, लोगों के समूह को भरत कहा जाता था और इसी से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत जो है एक प्राचीन वंश के नाम पे ही ये जो था वो भरत लोगों को कहते थे, समूह लोगों के समूह को, और वहीं से जो है भारतवर्ष यानी भरतों का देश इसको कहा गया। और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया, भारतीय भरत संतति। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। जो दार्शनिक हैं, जो कवि शास्त्रकार हैं, उन्होंने इसको अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम यानी सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है कि भाई एक ही राजा जो है इसको शासित कर रहा है। तो ऐसे अखंडता प्रदर्शित करने का काम उन लोगों ने किया। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया, इन दार्शनिकों के द्वारा, कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा, है ना, ये काम हुआ। ऐसे राजा चक्रवर्तीन कहलाते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक नाम सुने ना, तो इस तरह के राजा चक्रवर्तीन कहलाते थे, जो पूरे विशाल भूभाग को अपने कब्जे में लिए हुए थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्रतीत हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया था। अशोक, सम्राट अशोक मौर्य काल से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित, पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में भी। और फिर दूसरा क्या मिलता है, फिर जो है ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। ईसा की 4ठी सदी में जो है समुद्रगुप्त का नाम आता है, गुप्त वंश से संबंधित। 7वीं सदी की बात हो रही है, इसमें चालुक्य राजा जो पुलकेशिन थे, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन जो है संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति हर्षवर्धन को माना जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? हर्षवर्धन को हरा दिया, है ना। तो गुप्त वंश के बाद से तो आपको टुकड़ा टुकड़ा ही दिखाई देता, उतना बृहद साम्राज्य नहीं दिखाई देता। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। यानी राजनीतिक एकता का अभाव की स्थिति तो थी, लेकिन फिर भी जो है राजनीतिक ढांचा एक जैसा ही दिखाई दिया लगभग में। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है कि भाई अखंड भूमि है। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है, विदेशियों ने भी माना है, एक्सेप्ट किया है कि नहीं भाई भारत में तो अलग अलग संस्कृति, जाति, धर्म के लोग, भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग तो हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल सेम है और वे एकत्रित हैं, संगठित हैं। ठीक है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए
और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। जो भी विदेशी आए, आप जानते हैं कि ईरानी और यूनानी आए थे ना 2500 ईसा वर्ष पूर्व लगभग में, तो वे लोग जो है किसके संपर्क में आए, तो वे सबसे पहले सिंधु जो तटवासी हैं उनके संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। हिंद जो शब्द है किससे निकला है, संस्कृत का जो सिंधु है उसी से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यानी यूनानियों ने जो है इसको इंडिया कहा। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। फारसी और अरबी में हिंदुस्तान शब्द पहल 3री सदी में ईरान के जो ससानी शासक हैं उनके अभिलेखों में मिलता है। तो ईरान के ससानी शासकों के अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द मिलता है सबसे पहले। फारसी और अरबी भाषा में हिंद नाम जो है इसको दिया गया। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। किसका, जो हिंद और हिंदुस्तान है वो सिंधु क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग हुआ था, ध्यान रखिए आप। तो ये आप जो है इस चीज को समझते रहेंगे। आइए फिर कह रहा है कि देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं कि भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित किया जाए। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। कब, ईसा पूर्व 3री सदी में, जब अशोक का जो है इस अखंड भारत पर कब्जा था, शासन था। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक की शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अच्छा, प्राकृत जो है देश भर की क्या थी, संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका, है ना, लिंगुआ फ्रैंका। कॉमन लैंग्वेज की बात करें, कॉमन लैंग्वेज इसका मतलब हो जाएगा संपर्क भाषा, सबको कनेक्ट कर। जैसे अभी वर्तमान में जो है अंग्रेजी है ना, भारत के लोग कई प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब से जो है कनेक्ट हो जाएं, तो फिर इंग्लिश का ज्ञान हमें रखना पड़ेगा। तो अंग्रेजी अभी काम कर रही है लिंगुआ फ्रैंका के रूप में, है ना, संपर्क भाषा के रूप में। तो उसी प्रकार से जो ईसा पूर्व 3री सदी यानी जब अशोक का शासन काल था, तो प्राकृत जो थी देश भर की संपर्क भाषा थी। और अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए सारे शिलालेख। बाद में वो स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। आप एक बात और जानते हैं कि प्राकृत भाषा में ही जो है तथागत गौतम बुद्ध भी उपदेश दिया करते थे, क्योंकि प्राकृत जो है आम जनमानस की भाषा थी और इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश देना शुरू किया, ताकि आम जनमानस को वो चीजें समझा सकें, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद कह रहा है कि बाद में संस्कृत ने इस जगह को लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4थी सदी में आकर गुप्त काल में भी और मजबूत हुआ, यानी संस्कृत वाला। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। यानी गुप्त काल में जो है संस्कृत को ज़्यादा मजबूती मिली। बाद में गुप्त काल के बाद तो बहुत सारे टुकड़े हो गए, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बट गए, लेकिन राजकीय दस्तावेज जो ऑफिशियल दस्तावेज हैं वो संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। ठीक है। फिर है, यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में पढ़े जाते थे। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। आप जानते हैं कि
जो रामायण है, रामायण की रचना कब हुई? दूसरी शताब्दी के आसपास में। और संस्कृत में इसको किसने जो है लिखा? तो वाल्मीकि का नाम सुने हैं ना, वाल्मीकि, ऐसे मैंने लिखा है एक्चुअली, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि द्वारा जो है इसको जो है संस्कृत भाषा में रचा गया सबसे पहले। प्रारंभ में जो है इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए। किसमें? रामायण की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब 24,000 हो गया ना, तो इसका नाम जो है क्या रख दिया गया? 24 को 24,000, तो 24 को कहते हैं चतुर्विंशति, और 1000 को कहते हैं सहस्री, सहस्र। तो चतुर्विंशति, सहस्री और संहिता इसका नाम मिलेगा। चतुर्विंशति, सहस्री, संहिता किसका नाम है? ये रामायण का। ध्यान रखिएगा, ये आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो मूलतः जो है सबसे पहले जो इसकी रचना जो है आपको दूसरी शताब्दी के आसपास मिलती है, और वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। बाद में जो है बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा है। उसके बाद से महाभारत का भी नाम आया है ना जी। तो महाभारत की बात करें तो इसकी रचना जो है 4वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, 4वीं शताब्दी। और प्रारंभ में इसमें जो है 8800 श्लोक थे, जिसे जो है इस 8800 श्लोक, इसका नाम था, प्राचीनतम नाम पूछता है, जय संहिता। ध्यान रखिएगा, जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। उस समय 8800 श्लोक थे। उसके बाद श्लोकों की संख्या इसमें बढ़ गई, 24,000 हो गए। तो जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसको भारत कहा जाने लगा। फिर जय संहिता से क्या बन गया? भारत। और फिर कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या जो है 1,00,000 हो गई। कितनी हो गई है? 1,00,000। तो इसको कहा जाता है महाभारत, है ना। तो महाभारत या रामायण की तरह, जैसे मैंने बोला, चतुर्विंशति सहस्री संहिता, तो इसको कहते हैं क्या? महाभारत को सत सहस्री, है ना, यानी 100,000। 100,000 का मतलब 1,00,000 ना हुआ, संहिता। 100,000, 100 और 1000 में 3 गो जीरो होता है ना बुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। महाभारत का जो आरंभिक उल्लेख है वह आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। किसमें? सॉरी, ये जो है आश्वलायन जो गृहसूत्र है उसमें जो है इसका आरंभिक उल्लेख मिलता है महाभारत का, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग कि संस्कृत में इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका सार तत्व एक ही रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या? भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ। उत्तर भारत में मैंने बताया ना कि आर्यों ने जो है पूरा उसको अपने कब्जा में ले लिया और उसको जो है आर्यावर्त कहा। तो आप जब पढ़ेंगे, जो सबसे प्राचीनतम वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, वहीं पे जो है वर्ण व्यवस्था का जन्म आपको दिखाई देता है कि जो है ब्रह्मा ने कहा कि भाई मुख से जो है ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघाओं से शूद्र को पैदा करने की बात, अवैज्ञानिक बात ये मिलती है। तो उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था और बाद में जो है यही वर्ण व्यवस्था फिर जो है जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है। तो जाति व्यवस्था का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हो गया, पूरे देश में व्याप्त हो गया। पहले नहीं था, ये ध्यान रखेंगे आप। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण या जाति में मिल गए।
भाई बाहर से जो आए, फिर उस समय जब डेवलप हो चुका था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, तो वे भी किसी न किसी जाति या वर्ण में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित करने का काम किया, इनको भी नहीं छोड़ा, है ना। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे, और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्वज चलते रहे। हिंदू को छोड़, भाई हिंदू में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जैसे शूद्रों के साथ जो है पूरा जो है अमानवीय व्यवहार किया गया, शूद्रों और जो अति शूद्र थे, अंतज थे, उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो, यहाँ तो कोई उपाय ही नहीं है, इससे जो है कितना वो अच्छा कर्म कर लो, इस जन्म में तो कोई आपको श्रेष्ठता प्राप्त होनी ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ऐसा ही सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी, कि इसमें जो है बाहर निकलने के लिए दरवाजे तो दूर की बात है, खिड़कियां तक नहीं है ना। तो लोग निकलने लगे उन रूढ़िवादियों से, और उनके साथ जो तमाम तरह की प्रताड़नाएं हो रही थी उसको देखते हुए। तो अन्य धर्मों को भी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो फिर जो है मुसलमान बने या ईसाई बने, तो वहाँ भी जो है वही स्थिति दिखाई दी, है ना। इस तरह से मुसलमानों में भी आपको जातियाँ दिखाई देती हैं, ईसाइयों के अंतर्गत भी आ गया। तो उसको भी जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने क्या किया, प्रभावित करने का कार्य किया। अब भैया अगला टॉपिक है वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। भाई क्या जरूरत है अतीत की वर्तमान में, है ना। लोग कहता है कि क्या गड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं झूठ मूठ का, जो हो गया सो हो गया, उसको जो है क्यों ढोए जा रहे हैं या उसकी चर्चा बार बार क्यों कर रहे हैं। तो भाई जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आप समझ कैसे पाएंगे। जो समाज जो है अपना इतिहास नहीं जानता है, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। और इतिहास वह दर्पण है जिसमें हम अपने अतीत को देखते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इतिहास तो जानना न पड़ेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या सही है, क्या गलत है ना। तो क्या प्रासंगिकता है, आइए देखते हैं। आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन का विशेष महत्व है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाना चाहते हैं। आप देखते होंगे लोग बात करते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, वो बहुत विशेष रही है, ये रही है, उसको लौटाना चाहते हैं। और भारत के उज्जवल अतीत का गुणगान करते नहीं, अघाते हैं। आपको मिलेंगे ऐसा कि भाई वेदों में विज्ञान रहा है, यहाँ ये चीज़ रही है, वहाँ तमाम तरह की बातें आपको मिलेंगी कि जो है हमारा एकदम विकसित। तो फिर बात तो करना ना पड़ेगा कि कहाँ रहा है। नहीं भाई, जो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे अपने देश में, जो प्राचीनतम धरोहर को स्थापित करना चाहते हैं। तो इसमें दो विचारधारा दिखाई दे देगा। एक विषमतावादी व्यवस्था लाना चाहता है, यानी वही वर्ण और जाति पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, और एक जो समतावादी व्यवस्था है उसको स्थापित करना चाहता है। भाई बुद्ध ने जो सिस्टम दिया, उन्होंने क्या कहा, समता, समानता, बंधुता और भाईचारा की बात की, कि यही भारत का धरोहर है। भाई ये जाति और जो वर्ण में तुम लिपटे हुए हो, और ऊंच नीच और छूत के जो बाजार में तुम फंसे हुए, जो जाल में उलझे हुए हो, वो इस भारत का धरोहर नहीं है। उसको उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाना चाहते हैं और भारत के उज्जवल अतीत का गुणगान करते नहीं, अघाते। उन्हें कला कौशल की, प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का जो पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। तो पुराना प्रतिमान क्या वो स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत जरूरी है। बेशक जब तक समझेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे कि वो चाहते क्या हैं। हमको वो सही रास्ता पे ले जाना चाहते हैं कि हमको गुमराह कर रहे हैं ना। प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना। यानी कहा जा रहा है क्या कि प्राचीन भारत के लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति किया है,
लेकिन जो प्राचीन काल में प्रगति हुई है उसी के बल पर जो हम आज के जो ज्ञान और विज्ञान है उसकी उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि प्राचीन काल में बहुत सारी चीज़ें उस समय रही है तो तमाम तरह के जो आविष्कार हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, जहाज, ट्रक, हाँ, उसके बाद से मोबाइल से लेकर और ये जो है बैटरी, फ्रिज, इन्वर्टर या जो भी चीज़ें जो हैं जो आपके जीवन को आसान कर रही हैं, सुविधाजनक बना रही हैं, बल्ब से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, फिर जो है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आविष्कारित हो पाई, या हमने जो है एक मजबूत कील हमको चाहिए दीवार में ठोकने के लिए किसी काम के लिए, तो हम तुरंत नाम ले लेते हैं चाइना का कील लेके आओ भाई। क्या है ये, समझना तो पड़ेगा ना। तो आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय व्याप्त था, आप नहीं इससे इग्नोर हो सकते हैं। सामाजिक अन्याय बहुत हुआ है। निचले वर्णों, विशेषतः शूद्रों और चंडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थी वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। सीधा सा पढ़ेंगे रामचरितमानस, आज भी जो है खुलेआम पढ़ लेते हैं वो तो, कि पूजो विप्र सकल गुण ही न पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण। क्या है भाई, शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जो है उन्होंने जो जुर्म किया है, जो ऐसे ही कह दिया कि जाति और धर्म, जाति और वर्ण को देखकर कि तुम इसके लायक ही नहीं हो, तो ये तो विचार करने पे ही बहुत खेदजनक लगता है ना कि ऐसे कैसे हो गया भाई। उसको मौका नहीं दिया आपने आगे बढ़ने का या उसको अपने काबिलियत को प्रस्तुत करने का, और आपने कह दिया कि तुम्हारे मान का नहीं है या तुम इसके लायक ही नहीं, तुम इसके पात्र ही नहीं हो। अगर भाई लूल्हा लंगड़ा है तो भी वो राजा बनेगा, दुबला पतला है तो भी राजा बनेगा, लेकिन हट्टा कट्टा है वो नहीं बन सकता है, शूद्र का घर का हो या चंडाल के घर का हो। हाँ, लोल बकलोल हो वो विद्वता का काम करेगा उस घर में, उस जाति में पैदा हुआ है। तो यदि आप विद्वान हैं, शूद्र के अंतर्गत हैं, अति शूद्र में हैं, तो आप नहीं उसके पात्र हैं। तो ऐसे तो समाज का उन्नति नहीं न होने वाला है। यही तो कारण रहा है कि देश जो है इतने दिनों तक गुलाम रहा, कमज़ोर रहा ना। तो अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो स्वभावतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी ही। होगा ना कि भाई फिर से वो चीज़ें आएंगी, फिर से ऊंचता नीचता, छुआछूत, जाति भेद, लिंग भेद, तमाम तरह की बीमारियां जो भारत में थी वो सब फिर से आएगी। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ बही है। सामाजिक भेदभाव भी, जैसे सभ्यता का विकास हुआ है तो सामाजिक भेदभाव भी बढ़ते चला गया है। इस तरह की चीज रही है भारत में। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों का जो सफलता मिली है, पूर्वजों को, उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। भाई प्रकृति मूलक और मानव मूलक जो कठिनाइयाँ है थी ना भाई, आपने तो साफ अलग ही कर दिया कि भाई तुम्हारे, जैसे कि आपको प्रकृति पर ही नियंत्रण हो गया हो, तुम धूप में नहीं निकल सकते हो या तुम सुबह शाम नहीं निकल सकते हो, तुम्हारी परछाई से हम छुआ जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। तो इतनी अपवित्रता थी तो अपने लिए अलग हवा बहवा लेते, अलग सूर्य बना लेते। एकदम अमानवीय कृत्य पर आ गए थे। तो ये जो अमानवीयता फैला हुआ था, जो प्रकृति के विरुद्ध जो सिस्टम फैला हुआ था, इस पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों ने जो है बहुत मेहनत किया है, तब जाके जो है सफलता मिली है और इससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिसके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। आप शायद उसी को लौटाना चाहते हैं, इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। यदि आप उसको नहीं लौटाना चाहते हैं, आप जो अपनी प्राचीन संस्कृति का नाम रट लगाए हुए हैं, तो भारत के संविधान में भी तो समता समानता बंधुता की बात की गई है। भारत का धरोहर तो यही है, समता समानता बंधुता पर आधारित सिस्टम रहा है, मानवतावाद पर आधारित रहा है, वैज्ञानिक सोच से परिपूर्ण रहा है।
तो आप फिर जो है भारत का संविधान उसी चीज़ को, उसी धरोहर को, उसी सभ्यता की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो आप भाई क्यों एक विशेष गिरोह जो है वो बेचैन रहता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम प्राचीन संस्कृति के नाम पर उसी चीज़ को थोपें, वो गंदगी पुनः वापस लाएं। तो जब तक हम इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको नहीं पढ़ेंगे, तब तक तो हम समझ नहीं पाएंगे। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई है कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। पाएंगे, बहुत सारे लोग विज्ञान की कमाई खाते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी उस तरह के लोग हैं, वो विज्ञान से उनका जीवन चल रहा है, उनका सब कुछ चल रहा है, उनका उन्नति उत्थान है ना, यह तमाम कार्यों को उसके बदौलत प्रतिपादित करते हैं, फिर भी जो है वो कर्मकांड में हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, ये एकदम बुझे कि ब्रेन आपका चौक करके रख देता है ये चीज़। रीति रिवाज, सामाजिक जो रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, उन सभी चीज़ों में ये जो है रूढ़िवादिता जो है एकदम आपको दिखाई देगा, है ना। पीजी पीएचडी कर लिए हैं, फिर भी जो है 5वां पास से या 5वां फेल से जो है कुछ करवाएंगे तभी घर में घुसेंगे, नहीं तो घुसने की हिम्मत नहीं है। हम पीएचडी हैं तो क्या हुआ? इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो है बीमारियां, जो मानसिक बीमारियां हैं ना, भारत के लोगों को मानसिक रूप से जो बीमार किया गया है, उससे तो निकालना पड़ेगा ना। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह का मतलब होता है जो अनुचित जिद है, व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास को रोकते हैं। कर्मकांड में रहेंगे, अंधविश्वास में रहेंगे, पाखंड में रहेंगे, है ना, जो कि एकदम जो है असभ्य जो चीज रहा है उसको लेके ढोते रहेंगे, तो फिर तो राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। व्यक्ति और राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो तार्किक बनना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच का बनना पड़ेगा, है ना, मानव को आगे बढ़ाने के सोच का बनना पड़ेगा, तब जाके होगा। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थितियों में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा। भाई जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के जब उपनिवेश रहे तो उन्होंने इस तरह की बातों को बढ़ावा दिया खूब, और जो है खोल के रख दिया। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे, तब तक जो है भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इन दुराग्रहों को तो निकालना पड़ेगा। जो भी जो है पुराने जो लोकाचार, मान्यताएं, रीति रिवाज, पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड, सबको निकाल के फेंकना पड़ेगा, तब जाके जो है देश का उन्नति उत्थान हो सकता है, तीव्र गति से अपना देश आगे बढ़ सकता है। कितनी विचित्र बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते हैं कि गाँव में आप हैं या शहरों में हैं, आपको चेचक हो जाता है तो उसको जो है छोटी माता, बड़ी माता इस तरह कह के, यानी मैया जी आए कह के लोग जो है इलाज नहीं कराते हैं और जो है तमाम तरह के पाखंड और अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। जबकि आप जो है इतिहास के अंतर्गत पढ़े हुए हैं कि उस समय जो उपनिवेश काल में हमको गुलाम बनाने के लिए, हमारे विशाल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उसको जो है एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया। वैसा हथियार जो कि ना गोला बारूद है ना बंदूक है, जैविक वार किया गया हम पर। और आज के इस 21वीं सदी में भी उस तरह की चीज़ें यदि अपने क्षेत्र में दिखाई देती है तो लोग जो है उसको मैया जी समझ रहे हैं कि हम लोग कितना अभी पीछे हैं। इस देश को जो है कितने दलदल से बाहर निकालने की ज़रूरत है, तब जाके जो है हमारा उन्नति और उत्थान संभव है, ये समझना पड़ेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और उसे प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने में बाधक बने हुए हैं। भाई सांप्रदायिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, धर्म की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जातिवाद एकदम भरा हुआ है, जाति की लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो फिर देश कैसे एकत्रित होगा? आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं। भाई अपने धर्म और जाति का जो
जो लिबास है उसको उठाकर फेंक दो, उसको हटा दो। यार मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और तुम इंसान हो, कोई पहचान हो तो बता दो। और चूंकि हम भारत देश में रहते हैं, भारत की जो हवा है, भारत का जो भी चीज़ है उसको ग्रहण हम करते हैं, यही हम पले बढ़े हैं। यहाँ के धन संपदा खान खदान को हमने उपभोग में लाया है, यही भूभाग ने हमें सुरक्षित रखा हुआ है ना, सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हम भारतीय हैं ना, भारत से हमारा लगाव होना चाहिए। ये जातिवाद और संप्रदायवाद के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? देश बर्बाद हो रहा है इसमें। तो इसीलिए मानव बन जाओ, और चूंकि इस देश में हो तो इस देश के वासी बनकर इस देश के और साथ में इस देश में रहने वाले लोगों के उन्नति उत्थान के बारे में और पूरी दुनिया के मानव जात के उन्नति उत्थान के बारे में काम करो। जाति प्रथा और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी बीमार है इस चीज़ को लेकर, जाति प्रथा को लेकर। तमाम तरह की जो पूर्वाग्रह हैं, बेचारे जो पुरानी अवधारणाएं हैं उनके मन में पूर्वाग्रह ग्रसित हैं, वो खूब पढ़े लिखे हैं, है ना, उसके बावजूद भी जो है वो मोबाइल में पाखंड का प्रचार कर रहे हैं। मोबाइल ने, विज्ञान ने मोबाइल को दिया और पाखंड को प्रचारित कर रहे हैं। उसी से पढ़े लिखे हैं, कहीं गए कोई छींक दिया तो उनका जतरा ही खराब हो गया, कहीं जा रहे हैं तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सियार ने रास्ता काट दिया तो वो लौट के चले आ जाएंगे। इस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? 10 की 10 उंगलियां जो है एकदम अंगूठी से भरी हुई है। अरे क्या हो यार तुम। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है वे भी, उन लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को वो जो है घुसने नहीं देती है। जाति प्रथा और पूर्वाग्रह और सामान्य हित में एकताबद्ध नहीं होने देती कि भाई आओ हम जाति और ये जो संप्रदाय है, ये उच्चता निचता है, सबको निकाल फेंकें और सभी एकत्रित होकर भारतीय होकर इस भारत देश का कल्याण करें। ऐसी स्थिति है। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई हैं। भाई भारतीय संविधान तो सबको बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन जो सामाजिक अवधारणाएं हैं वो अभी तक नहीं बदली है, अभी तक उनको पूरी आजादी नहीं है। जिस हिसाब से उनका उन्नति उत्थान होना चाहिए वो चीज नहीं दिखाई देगा आपको। निम्न वर्ण के लोगों का भी जो है यही हाल है, उनको भी तो बराबर का अधिकार है, लेकिन उनका भी कल्याण और उद्धार नहीं हो पाया, है ना। वे भी जो है अपनी भूमिका को निभाने में समर्थ नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वही जो पूर्वाग्रह है, जो जाति भेद है, जो रूढ़िवादिता है, वह जो है मन से नहीं निकल रहा है। जब तक जो है आप समता समानता की सोच नहीं रखेंगे, समतामूलक समाज के स्थापना की बात नहीं सोचेंगे, एक मानव के हिसाब से नहीं सोचेंगे, तब तक जो है कुछ अच्छा इस देश का नहीं हो सकता है, ये पूरे मानव जात का नहीं हो सकता है ना। संपूर्ण मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठ कर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों, है ना, कि जड़ें कहाँ हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। भाई आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जो है तमाम तरह के उस तहों को खोज पाएंगे और उसको नकार पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? पढ़ने लिखने के बाद जब उस तरह की किताबों को पढ़ा तो विषमतावादी जो किताब उनको मिला, मनुस्मृति को उन्होंने क्या किया भाई, जला दिया कि भाई ये जाति भेद को पैदा कर रहा है और सीधे जो है ये शूद्रों को, अति शूद्रों को, वे भी तो इंसान ही है लेकिन अपात्र घोषित कर दे रहा है। पढ़ें आप उस किताब को, पता चलेगा आपको कितनी अमानवीयता है और वैसा होता रहा है।
तो जब तक आप तह तक नहीं घुसेंगे, तो चाहे किसी भी, भाई धर्म ठीक है, धर्म एक जो चीज़ आप स्वीकार किए हैं, जो आपकी धारणाएं हैं, जो मेन सिद्धांत है, जो समता समानता बंधुता का है, वो कभी नहीं छूटना चाहिए। अतः प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं। भाई सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, भाई कुछ लोग ये भी खोज रहे होंगे ना कि कौन सा प्राचीन इतिहास, कौन से प्राचीन धरोहर, कौन सी प्राचीन संस्कृति की बात की जा रही है। सिर्फ उनके लिए नहीं है कि भाई कौन सा चीज़ है जिसको फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। वे लोग भी पढ़ें भारत के प्राचीन इतिहास को और उससे लेसन लें और फिर प्रण ले कि भाई हमें क्या करना है इस देश में, इस देश को कहाँ पहुँचाना है। तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां तो जाति और धर्म में लड़ा ही रही है, मंदिर मस्जिद कह के खूब हल्ला कर ही रही है। भाई इतिहास पढ़ने के क्रम में आपने पढ़ा ना कि जब यूरोप में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ तो यूरोप ने जो है पूरे दुनिया पर अपना राज किया, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, खोजी बने, रिसर्चर बने, साइंटिफिक सोच के बने। वहाँ के राजा महाराजाओं ने जो है इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तो पूरी दुनिया पर राज किया कि नहीं यूरोप वालों ने। और उसमें तो इंग्लैंड का कोई जवाब ही नहीं, उसने है पूरे जो है दुनिया पर लंबे समय तक उसका शासन रहा। और अपने यहाँ तो नेता जो है मंदिर और मस्जिद और जाति भेद और संप्रदायवाद के चक्कर में सिर्फ आपको डाले हुए हैं। रोजी रोटी के फेर में रहिए, नौकरी सर्विस के फेर में रहिए, रोजगार के फेर में रहिए, स्वास्थ्य के फेर में, शिक्षा के फिराक में रहिए। अतीत से सीखिए और तर्क कीजिए। पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं, वो आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास जो है आपको सीखने वो बताता है। इतिहास यदि आप पढ़ रहे हैं तो इतिहास से आप लेसन लीजिए, सीखिए, अपने अतीत को देखिए, दुनिया के अतीत को देखिए और फिर देखिए कि दुनिया में कैसे क्रांतिकारी बदलाव हुए, तब जाके इस देश में कैसे हम क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं, इस चीज को समझना होगा। ठीक है। फिर जो है एक कालक्रम है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। 1500 ईसा पूर्व से 500 वैदिक मूल ग्रंथों और द्रविड़ असंस्कृत शब्दों का उल्लेख है। 300 से 6 तो बात किए हैं हम लोग। संगम इतिहास 3री शताब्दी से लोक भाषा के रूप में प्राकृत, 3री शताब्दी में ससानी अभिलेख में, तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, उसी को लेकर है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।